मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके बीच अपने स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स के साथ। इस बार स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स में हम लोग सितंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जो डिले है, हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पीटी एग्जाम के ठीक पहले तक हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करी थी और करंट अफेयर्स को कवर किया था। पीटी एग्जाम के बाद फिर ऐसा हालात बने, ऐसी व्यस्तता बनी जिसकी वजह से डिले रहा और थोड़ा स्ट्रेटेजिक भी था। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा मैं उनमें ये चाहता हूं कि उनके अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के एक जो बहुत रोज रोज की चाह होती है, उसमें मैं पेशेंस चाहता था। तो ये पेशेंस है। अब आपको आगे सीजीएल के एग्जाम हैं और जनवरी में एसएससी जीडी के एग्जाम हैं और आगे चल करके फरवरी और मार्च में दिल्ली पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं। तो इन सब के लिए रेगुलर करंट अफेयर्स चाहिए। तो उसके पहले ही हम जल्दी से नवंबर तक का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। तो देखिए, सितंबर 2021 का स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स है और पूरे एक साल का करंट अफेयर्स, और उस पर टॉपिक वाइज हर महीने के कुछ मॉडल क्वेश्चंस आपकी अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर लगे हैं। तो हर बार की तरह सब लोग तैयार हो जाएं और फटाफट अपने नोट्स को अपडेट कर लें। ठीक, जल्दी ही अक्टूबर का करंट अफेयर्स भी आपके सामने होगा, जिससे एग्जाम में जाएं तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। तो चलिए फटाक से आप पेन कॉपी रेडी कर लें। हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग सितंबर महीने के जरूरी तिथि दिवस को कवर करेंगे। जल्दी से आप नोट करना शुरू करेंगे। तो देखिए, हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सितंबर महीने के आवश्यक तिथि दिवस पर। वैसे एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस की लिस्ट स्टूडेंट्स में बिल्कुल मेंटेन है। तो देखिए, जिसमें जो जरूरी तिथि दिवस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 21 सितंबर, 27 सितंबर और 30 सितंबर। ये जो तारीखें हैं सितंबर महीने की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम इतने तिथि दिवस को आपको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसमें 4 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे। 4 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये सब जानते हैं। 5 दिवस को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, आंसर करेंगे कि शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। फटाक से आप इसे नोट भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर भी करेंगे। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और 30 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप बिल्कुल नोट किए रहेंगे, जो जरूरी तिथि दिवस है, जिसमें से आपको सितंबर महीने में 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 30 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फटाफट आप इसे मेंटेन करेंगे, नोट करेंगे, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। और जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उप राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे और 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति का और 1 कार्यकाल राष्ट्रपति का इन्होंने भारत में पूरा किया था। तो 2 बार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने वाले ये पहले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, तो आप मेरे ख्याल से इसे नोट कर चुके होंगे। और वैसे भी क्लास में जो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पूरा प्रॉपर तिथि दिवस की लिस्ट है, जो
एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसकी आप एक बिल्कुल तैयारी किए रहेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना और उनके मुख्यालय से जुड़े सवाल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहां से सवाल आमतौर पर मिल ही जाते हैं आपको, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ इंडेक्स जारी हुए हैं सितंबर महीने में उसे। तो सितंबर महीने में जो एक इंडेक्स जारी हुआ है वो है यूएनडीपी द्वारा एचडीआई 2021, 2022 में 2021 की एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, और इस इंडेक्स में वर्तमान में कुल 191 देश शामिल हैं, और 191 देश में सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 132वीं है। इसमें इंडिया, भारत की जो पोजीशन है वो 132वीं है, 132nd रैंक भारत को मिला है। भारत यूएनडीपी के एचडीआई में एक औसत राष्ट्र है, औसत मानव विकास वाला राष्ट्र है, और ये जो यूएनडीपी का प्रोग्राम है ये एचडीआई प्रतिवर्ष 1990 से जारी किया जा रहा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह कॉन्सेप्ट मूलतः किसके द्वारा दिया गया था, क्योंकि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ करके आए हैं, और इकोनॉमिक्स में आर्थिक विकास वाले चैप्टर में इन सब की चर्चा डिटेल में हुई है। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन अर्थशास्त्रियों ने मिलकर ये एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, एचडीआर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बिल्कुल सही है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं कि महबूबुल हक और अमर्त्य सेन, बिल्कुल सही बात है। और अमर्त्य सेन को 1998 में 1998 में ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और कल्याण अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं, और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप अपना नॉलेज अपडेट रखेंगे, क्योंकि कुछ पढ़कर, कुछ सुनकर, कुछ लिखकर एग्जाम पास होते हैं, कुछ आप सुने रहते हैं तो आप सही समय पर अगर सुने हैं तो वो एग्जाम में काम आता है। तो हर एंगल से आप अपना एटमॉस्फेयर, माहौल मेंटेन किए रहेंगे। चलिए, इसके अलावा एक पुरस्कार है पत्रकार रवीश कुमार, पत्रकार रवीश कुमार पर एक डॉक्यूमेंट्री है व्हाइल वी वाज्ड, व्हाइल वी वाज्ड। इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एम्पलीफायर एडवाइस अवार्ड प्राप्त किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेशनल फिल्म, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एम्पलीफायर एडवाइस अवार्ड प्राप्त किया गया है, दिया गया है। ठीक, पत्रकार रवीश कुमार, आप जानते हैं पत्रकार रवीश कुमार को 2021 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, तो 2020 के लिए 2021 में, और हम लोग इस बार 2022 के पुरस्कारों पर बात करेंगे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, व्हाइल वी वाज्ड, ये डॉक्यूमेंट्री है, पत्रकार रवीश कुमार पर है, इसे आप नोट करेंगे, फटाफट आप इसे नोट करेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। चलिए, इसके अलावा बात करें पुरस्कारों की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए आशा पारेख को चुना गया है, आशा पारेख को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और भारत में फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1969 से यह दिया जा रहा है, 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है, और देविका रानी को सबसे पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। और दादा साहब फाल्के ने ही भारत में सबसे पहली फिल्म बनाई थी, सबसे पहले फिल्म के निर्माण में सबसे पहली फीचर फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था। और तो फिल्म इंडस्ट्री के जनक कौन माने जाते हैं, दादा साहब फाल्के। उनके सम्मान में यह पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला फिल्म के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। 1969 से इसे दिया जा रहा है, आप इसे नोट करेंगे। और इस वर्ष यह पुरस्कार आशा पारेख, अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। फटाफट आप इसे नोट करेंगे, अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है।
तो एक पुरस्कार टोरंटो इंटरनेशनल और दूसरा प्रमुख पुरस्कार है दादा साहब फाल्के और तीसरा प्रमुख पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जो दिया गया है, इस साल का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं सेथियारा छिम, कंबोडिया के मनोचिकित्सक सेथियारा छिम को, और जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं तदाशी हतोरी को, और फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं बर्नाडेट मैड्रिट, और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी को दिया गया है। तो आप इन नामों को नोट करेंगे। 2022 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा अपने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार यह पुरस्कार सेथियारा छिम, तदाशी हतोरी और बर्नाडेट मैड्रिट और गैरी बेनचेगी को दिया गया है। ये नाम नोट करेंगे, सेथियारा छिम और तदाशी हितोरी जापान के हैं, और फिलीपींस के ही बर्नाडेट मैड्रिट और फ्रांस के गैरी बेनचेगी, इन लोगों को दिया गया है। आमतौर पर इंडियंस को इस फील्ड में हमेशा अक्सर चुना जाता है, और इस बार ऐसा है कि कोई इंडियन इस पुरस्कार में शामिल नहीं है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे आप नोट करेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई देश फिलीपींस द्वारा दिया जाता है, और फिलीपींस की राजधानी, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि फिलीपींस की राजधानी क्या है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फिलीपींस की राजधानी क्या है। तो बिल्कुल सही, जो लोग बता रहे हैं कि मनीला है, बिल्कुल सही आंसर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, बिल्कुल सही। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए किबिथू, भारत के मैप में ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, वो भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु है। वहाँ पर जो हमारा मिलिट्री बेस है, उसका नाम बदलकर अब किसके नाम पर, हमारे पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो किबिथू अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री कैंप है, और उसका नाम क्या रखा गया है, नाम बदला गया है, और सीडीएस, हमारे पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो ठीक उनके सम्मान में यह स्थान है। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, और वो अंतिम बिंदु किबिथू है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, भारत का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भारत का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु क्या है। तो बिल्कुल सही लोग कमेंट बॉक्स में जो लोग आंसर कर रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात गौर माता, बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति ने गुलाम अली, जो जम्मू कश्मीर से हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य नामित किया है। और आप गुलाम अली गुज्जर मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इन्हें राज्यसभा में सांसद नामित किया गया है। आप जानते हैं कि राज्यसभा में विज्ञान साहित्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले कुल भारत से 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नामित करने की शक्ति लोकसभा में थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में नामांकन की शक्ति संबंधी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, लेकिन कुल 12 राज्यसभा में नामित करने वाले सदस्य की पावर अभी भी है। और उसी के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के गुलाम अली को, जो गुज्जर मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्हें नामित किया है। तो राज्यसभा में नए सांसद के रूप में नामित किया गया है। चलिए, आप इसे नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। और अगली जो खबर है वो है अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं।
अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। यह पद जनरल बिपिन रावत के मृत्यु के बाद, शहीद होने के बाद खाली था और उस पर ये मेजर जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। ठीक, तो दूसरे सीडीएस भारत में कौन नियुक्त हुए? अनिल चौहान। चलिए, कुछ निधन हुआ है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का। उसमें 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है और ये आदिगुरु शंकराचार्य के 4 पीठ में से शंकराचार्य थे। और आपको ये बताना है, देखिए जो आदिगुरु शंकराचार्य थे उनके 4 पीठ 4 स्थानों पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन 4 स्थानों पर 4 पीठ की आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापना की थी। पश्चिम में बात करें तो शारदा मठ गुजरात में, ज्योतिर्मठ यह है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में और गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। ठीक, तो देखिए आप इसे नोट करेंगे। 4 पीठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ और गोवर्धन मठ, आप इसे नोट करेंगे। फटाक से आप इसे नोट कर लीजिए, फटाफट आप इसे नोट करेंगे। चलिए, इसके अलावा यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में पहली बार 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं। यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, उसमें पहली बार भारत के 3 शहर शामिल हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 3 शहर कौन हैं जो शामिल हुए हैं। इसे आप नोट करेंगे। केरल का त्रिशूर है और नीलांबूर केरल का ही है और तेलंगाना का वारंगल। ये 3 सिटीज को यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। 2022 में कुल 77 सिटीज को शामिल किया गया है, 77 सिटीज को शामिल किया गया है और इसमें इंडिया के 3 हैं और अब विश्व में कुल 294 ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज हो गए हैं। टोटल इस सिटीज की संख्या बढ़कर 294 हो गई है। इस वर्ष कुल 77 सिटीज को शामिल किया गया है, जिसमें इंडिया के 3 सिटीज हैं, त्रिशूर और नीलांबूर और वारंगल। इसमें से जो त्रिशूर है और नीलांबूर है ये केरल से हैं और वारंगल जो है वो तेलंगाना से है। ठीक, तो ये आप फटाफट नोट करेंगे जल्दी से और आप बताएंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। आप इसे नोट करने के बाद कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करेंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। वैदिक तारामंडल, क्या नाम रखा गया है? वैदिक तारामंडल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसे कहाँ स्थापित किया गया है? इसे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा आजकल चर्चा में है मेघदूत। मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक मशीन स्थापित की गई है, उसका नाम मेघदूत है। तो मेघदूत क्यों चर्चा में है? ये एक मशीन है, ये जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदल देता है। ये मशीन जल वाष्प को, एटमॉस्फेयर से जल वाष्प को लेकर पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करता है। तो आप जानते हैं कि जल की कीमत क्या है, जल के बिना जीवन नहीं है और ऐसे में, और जल स्वच्छ जल सीमित है, ऐसे में यह किस तरह से बहुत ही कारगर मशीन सिद्ध हो सकती है, इसे अभी प्रयोग के तौर पर मुंबई में स्थापित किया गया है। ठीक, इसके अलावा रूस और बेलारूस के बाद ईरान को भी नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया है। तो आपको पता है कि हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में
नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और 10 दिसंबर पर इसके लिए सेरेमनी आयोजित की जाती है और वहाँ अवार्ड दिया जाता है। उसमें से इस बार, इसके पहले रूस और बेलारूस को उस सेरेमनी से बाहर किया गया था और इस बार अब तीसरा देश है ईरान, इसे भी बाहर किया गया है। तो जो ईरान में हिजाब को लेकर के इतना प्रोटेस्ट हुआ था, उन सबको ध्यान में रख करके ऐसा कदम नोबेल समिति ने उठाया है। तो तीसरा देश रूस और बेलारूस के बाद कौन है? रूस और बेलारूस के बाद ईरान देश है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। वैदिक तारामंडल, मेघदूत, रूस बेलारूस के बाद ईरान नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया है। चलिए, इसके अलावा नासा का डार्ट, DART, डार्ट चर्चा में है। तो सबसे पहले आप डार्ट का पूरा नाम लिखेंगे, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये नासा ने 27 सितंबर को टेस्ट किया है और ये एक ऐसा रॉकेट है जिसका उद्देश्य है कि एस्टेरॉयड्स जो उल्का पिंड होते हैं उससे पृथ्वी की रक्षा करना, उससे पृथ्वी का बचाव करना। तो ये उसका एक प्रयोग किया गया है और अगर ये सफल रहा तो अंतरिक्ष में उल्का पिंडों से हमारे जो डैमेज होते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, उसे बचाया जा सकता है भविष्य में। तो डार्ट का पूरा नाम डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये नासा ने 27 सितंबर को किया है और इसका उद्देश्य है पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाना। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसे नोट करेंगे। चलिए, नासा का पूरा नाम जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नासा का पूरा नाम क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि नासा का पूरा नाम क्या है। नासा का पूरा नाम क्या है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। उसी तर्ज पर भारत के पास अपनी खुद की एजेंसी है, इसरो। ठीक, चलिए, इसके अलावा वोस्टोक 2022 आपको ध्यान रखना है। वोस्टोक 2022 यह आर्मी ड्रिल है, एक सैन्य अभ्यास है और ये रूस में आयोजित हुआ, रूस में। और ख़ास बात है कि इसमें भारत, चीन और रूस 3 देश शामिल हुए हैं। और चूँकि यूरोप में तनाव है और रूस और यूक्रेन का युद्ध है, ऐसे में ये अभ्यास जिसमें चीन, रूस और भारत शामिल हुआ है, इससे यूएसए ने इस पर नाराज़गी जताई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वोस्टोक 2022 ये अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? ये अभ्यास रूस में संपन्न हुआ है, आर्मी ड्रिल है, तीनों देश की सेनाएं इसमें शामिल हुई हैं। ठीक, इसके अलावा नौसेना के नए झंडे का आवरण किया गया है। नौसेना के नए झंडे का आवरण किया गया है और ये जो नौसेना है उसका झंडा अब ऐसा होगा, देखिए अब ऐसा होगा, कॉर्नर में तिरंगा होगा और ये अष्टभुज आकृति होगी और अब ऐसा होगा। अष्टभुज आकृति जहाँ है वहाँ पहले यूनियन जैक हुआ करता था तिरंगा के साथ, अब उसे हटाया गया है और अष्टभुज आकृति होगी। और ये अष्टभुज आकृति कुछ हद तक मराठा साम्राज्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही कुछ प्रतीक मराठा साम्राज्य के लोगों का हुआ करता था। ठीक, तो आप इसे देखें और आप इसे नोट कर लें फटाफट। चलिए, ये देखिए INS विक्रांत ये स्वदेशी और अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक साथ 30 एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा इसे तैयार किया गया है और 2 सितंबर 2022 को इसे नेवी में कमीशन किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जलावतरण किया गया है। और इसके पहले INS विक्रमादित्य हमारा क्या था? हमारे देश का एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब हमारे पास कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 2 बेड़े शामिल हैं। तो आप इसे नोट करेंगे, INS विक्रांत का जलावतरण हुआ है। INS विक्रांत का जलावतरण हुआ है। ठीक, तो आप फटाफट INS विक्रांत का जो जलावतरण हुआ है उसे आप नोट करेंगे और देख लिया जाए अगर और भी कोई ख़ास बात हो जो सितंबर महीने के लिए ज़रूरी है
तो देखिए वो है एशिया कप 2022 का आयोजन दुबई में किया गया। एशिया कप 2022 का आयोजन सितंबर में 2022 का आयोजन दुबई में किया गया और पाकिस्तान को हराकर इसमें श्रीलंका विजयी रहा। फाइनल मैच में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुआ, पाकिस्तान को हार मिली और श्रीलंका विजयी रहा। ठीक, और अब तो हम लोग जल्दी से अगले महीने में कवर करेंगे, लेकिन आप जानते ही हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी बीत चुका है जिसका विजेता इंग्लैंड रहा है और वहाँ भी पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच हुआ था। ठीक, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। और देखिए ये है लता मंगेशकर चौक स्थापित किया गया है। लता मंगेशकर जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर एक काफ़ी भारी लागत से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में लता मंगेशकर चौक की स्थापना की गई है। तो आप इसे भी नोट करेंगे, लता मंगेशकर चौक अयोध्या में स्थापित किया गया है। ठीक, इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह के नाम पर, शहीद भगत सिंह के नाम पर। तो आप इसे नोट करेंगे, फटाफट आप इसे नोट करेंगे। ठीक, और एक 36वें नेशनल गेम्स पर भी सितंबर महीने की खबर है। 36वां नेशनल गेम्स 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में संपन्न हुआ और इसका मुख्य स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम गुजरात रहा। 1948 से इसकी शुरुआत हुई है और 1948 में पहली बार ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस बार जो एंथम था वो था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इस बार 36 खेल में कुल 17,000 खिलाड़ी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से शामिल हुए हैं। तो आप इसे नोट करेंगे, 36वां नेशनल गेम है जो सितंबर से अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ है। गुजरात में मुख्य स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम था और 1948 से ये खेल शुरू किए गए थे इंडिया में। पहली बार 1948 में इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था और इस बार का एंथम रहा है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। कुल इस बार 36 गेम शामिल किए गए जिसमें इंडिया से 17,000 खिलाड़ी शामिल थे और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, माने पूरी तरह से पूरा भारत नेशनल गेम है तो पूरे भारत के सभी लोग शामिल होंगे। ठीक, तो ये तो सितंबर माह के स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स थे और बहुत जल्दी अगले 1-2 दिनों में आपको अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स उपलब्ध होगा। तब हम लोग अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स तक की तैयारी कर चुके होंगे और हाँ, सितंबर के करंट अफेयर्स तक का पूरा टॉपिक वाइज मंथली करंट अफेयर्स पर जो क्वेश्चन है वो आपकी अपनी वेबसाइट www.studentclassesparagraphs.com पर लगे हुए हैं। तो किसी भी एग्जाम से जाने से पहले कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स, उस पर जो स्ट्रेटेजिक, और इसमें कुल आपके जाते हैं हमारे साथ 6 से 7 घंटे पूरे 1 साल के, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 250 से 300 मॉडल क्वेश्चन आप उसे हल करके जाएंगे। साथ ही साथ पूरे विविध जीके पर नोट्स दिए गए हैं और टॉपिक वाइज अलग अलग विषयों में वेबसाइट पर क्वेश्चन लगे हुए हैं, वहाँ क्वेश्चन देखना न भूलें। और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर के